सलाम जी के देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और जम्मू स्टूडियो में मेरे साथ इस प्रोग्राम में साथ देंगे ज़हूर अहमद लोलाबी। 9:50 तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आज के प्रोग्राम में 8:40 हो चुके हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, ख़बरें हैं, तज्ज़िया, तबसरा और कुछ ऐसी बड़ी ख़बरें आ रही हैं इस वक्त। मुख्तलिफ इलाकों से अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, ताज़ा तरीन तफसीलात आपको फराहम करनी है। और आज इतवार का दिन है, फरवरी की 25 तारीख। हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है ये भी आपको बताना है। साथ साथ जम्मू कश्मीर में सियासत, मुल्क भर के अंदर आम इंतखाबात से पहले पॉलिसी में तब्दीली और वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ अहम प्रोजेक्ट्स जो जम्मू कश्मीर को आज एक बार फिर से वक्फ किए जाएंगे। इसके अलावा रैलियों और मुतअद्दिद मकामात पर ये जो सिलसिला है, हम ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स का वो देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले ज़हूर आपको बताएंगे तारीख के आईने में आज का दिन खास क्यों। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि आज का दिन क्यों अहमियत का हामिल है। आज 25 फरवरी है साल 2024, लेकिन मुल्की और आलमी सतह पर चंद अहम वाक़ात है वो हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो आपको बता दें कि आज के दिन 25 फरवरी 1962 में हिंदुस्तान में तीसरी लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की जीत हुई थी और जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म मुल्क के लगातार वो तीसरे वज़ीर आज़म बने थे। और आज के दिन 1995 में आसाम में ट्रेन में 2 बम धमाके हुए थे, जिसके नतीजे में फौज के तकरीबन 22 जवान जान बाक हुए थे। कई जवान जो है वो जख्मी भी हुए थे। ये बड़ा सानहा भी आज ही पेश आया था। और आज के दिन 1546 में अकबर के दरबारी बीरबल यूसुफजई के साथ उसको एक लड़ाई में हलाक किया गया था, मारा गया था। और आज के दिन साल 2009 में नवाज शरीफ को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दे दिया था। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ को आज के दिन जो है इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। और आज के दिन 1986 में फिलिपाइन में 20 साल आमरीत खत्म हुई, डिक्टेटरशिप हुकूमत खत्म हुई और मार्कोस हुकूमत का इख्तिताम हुआ। और आज के दिन 25 फरवरी 1925 में जापान और सोवियत यूनियन के दरमियान सफारती रवाबित का क़याम, इसकी शुरुआत भी आज के दिन से हुई थी। और आज के दिन 1975 में सऊदी के हुक्मरान शाह फैसल को अपने ही भतीजे फैसल बिन मोसाद ने कत्ल कर दिया था। और आज के दिन 1988 में जनूबी कोरिया में आइन का निफाज हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमल में लाया गया था। और आज के दिन 25 फरवरी 1945 में जंग अजीम दोम के दौरान जो है तुर्की ने जर्मनी के खिलाफ ऐलानी जंग किया था। इसका ऐलान, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। और आज के दिन 1952 में नॉर्वे में 6ठे सरमाई ओलंपिक्स इख्तिताम पजीर हुए थे, मुकम्मल हुए थे। और आज के दिन 1837 में बिजली से चलने वाली पहली प्रिंटिंग मशीन अमेरिका में ईजाद की गई थी। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। तो ये तो थी माजी के बाद चंद अहम वाक़ात हमने आपके सामने रखे। वहीं आपको बता दें कि आज के दिन कई अहम शख्सियात का जन्म भी हुआ और कई का इंतकाल भी हुआ। लेकिन माजी के बाद अब आज के दिन क्या कुछ खास रहेगा, बताएंगे आसिफ रशीद। चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। इससे पहले हम मकामी कौमी सतह की खबरों की तरफ जाएं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि पिछले दिनों कशीदगी ख़त्म करने की कोशिशें मुसलसल पाकिस्तान और ईरान ने की, लेकिन फिर से इस कशीदगी ने एक बार जन्म लिया है क्योंकि ईरान की जानिब से एक बार फिर से पाकिस्तान के एक सरहदी इलाके में दाखिल होकर हमला किया गया है। और इसकी तस्दीक पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से कर दी गई है, ईरानी मीडिया की जानिब से कर दी गई है। और जो कार्रवाइयाँ अभी तक हुई हैं उसके मुताबिक एक जो तंजीम पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के आसपास काम करती है, जो जैश अल अदल कहलाती है, इसका सरगना इस्माइल शाह बख्श मारा गया है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी बेल्ट के अंदर। मौसूला इतलात के मुताबिक यह हमले तकरीबन रात के वक्त में फिर से हुए हैं और ईरान और पाकिस्तान में ये जो रिश्तों में तल्खी है वो एक बार फिर से बढ़ सकती है। और ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब ऐसी सूरत हाल बनी है। दिसंबर से ही ऐसे आसार नजर आ रहे थे, ऐसे हालात नजर आ रहे थे जहां पर लग रहा था कि कशीदगी दोनों के दरमियान बढ़ सकती है। जो ताज़ा तरीन तफसीलात पहुंची हैं, जो इतलात हम तक पहुंची हैं, वो ये बताती हैं कि एक तो जो हालांकि जो ईरान का मौक़िफ़ अभी तक है और जो तस्वीरें रिलीज़ की गई वो ये बताती हैं तेहरान से कि जैश अल अदल नामी तंजीम के जो जिम्मेदारान हैं या जो मिलिटेंट्स हैं उनको टारगेट किया गया है। इसके अलावा ये भी खबर है कि कुछ दिनों पहले ही ईरान ने जब पाकिस्तान की सरहद में हवाई हमला किया था तो फिर उसके बाद एक दूसरे से मुल्क के जो सफ़ीर थे उनको निकालने का सिलसिला भी इस्लामाबाद और तेहरान में हमने देखा था।
لیکن یہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں جیش العدل کے تنظیم کے سربراہ کو مارنے کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پھر سے بڑھی ہے اور پاکستان کی میڈیا رپورٹ سے بتاتی ہے کہ کوئی شہری ان حملوں میں نہیں مارا گیا ہے، لیکن یہ ضرور تصدیق کر دی گئی ہے پاکستانی میڈیا کی جانب سے یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب ابھی کچھ دن پہلے دونوں نے تعطل کو ختم کرنے کی کوششیں کی تھی۔ اسی دوران دونوں ممالک کے جو سربراہان تھے یا جو سفیر تھے انہوں نے ایک دوسرے کے سفیروں کو ملک سے نکالنے کا پاکستان نے آفیشلی فیصلہ لیا تھا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو ایران کی جانب سے بھی اسی طرح کا قدم اٹھایا گیا تھا۔ تاہم اس سارے تعطل کو ختم کرنے کے بیچ خبر یہ ہے کہ جیش العدل نامی جس کو ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایران مانتا ہے، تہران مانتا ہے، جو سستان بلوچستان کے صوبے کے اندر سرحدی بیلٹ میں کافی زیادہ سرگرم رہی ہے، اور دونوں نے سیکیورٹی کوآپریشن پر جب بات کی ہے تو اس تنظیم کے خاتمے کے لیے یا دہشت گردی سے پاک پورے علاقے اور خطے کو بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا ہے بدقسمتی سے۔ پھر پاکستان کے اندر سٹرائکس ہوئی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس پر کوئی ریسپانس بھی کیا جائے۔ 16 جنوری یاد رکھیے گا، یہ وہ تاریخ تھی جب ایران نے پاکستان کے اندر پہلا فضائی حملہ کیا تھا، اور وہ حملہ جیسے ہی اس کے اثرات مرتب ہونا دکھنے شروع ہوئے تھے تو 18 تاریخ کو ودن 48 آورز پاکستانی آرمی کی طرف سے بھی اسٹرائک بیک کیا گیا ایران کے اس علاقے کے اندر جہاں پر ایرانی ملٹری کی جانب سے جو ریولوشنری گارڈز کہلاتے ہیں IRCG، ان کی طرف سے باضابطہ طور پر IRG کی طرف سے پہلا حملہ کیا گیا اور واپس پاکستان کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کس قدر رشتے خراب کرے گی دونوں ممالک کے اور خطے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی، لیکن وہ سلسلہ جو 18-16 جنوری کے درمیان دیکھا تھا شاید وہ ایک بار پھر سے ریپیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ایک بات اس وقت ہے جس کے متعلق آپ کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جموں کشمیر کی خبروں پر، اور سب سے پہلے بات PSC کی، پبلک سروس کمیشن کی، کیونکہ ظہور کافی وقت سے انتظار تھا کہ پبلک سروس کمیشن میں انتظامیہ چیئرمین کی تقرری عمل میں نہیں لا سکی ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ دیر رات کا ایک بڑا فیصلہ ہوا، AK چودھری کو PSC کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، اور بڑی خبر سے اس وقت آپ کو باخبر کرتے چلیں 62 سال کی عمر تک AK چودھری جو جموں کشمیر کے اندر ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جموں کشمیر سرکار کی طرف سے باضابطہ طور پر اب فیصلہ لیا گیا ہے کہ AK چودھری کو چیئرمین پبلک سروس کمیشن کا یعنی PSC کا ہے وہ مقرر کرنے کا فیصلہ لیا گیا، اور اسپیشل ڈائریکٹر جنرل یعنی DG آف پولیس کرائم AK چودھری کو ایک نئی ذمہ داری دی گئی ہے جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے اندر، اور یہ بڑا فیصلہ اس وقت لیا گیا جب جموں کشمیر سرکار کافی زیادہ سوال بھی جھیل رہی تھی، کافی زیادہ سوال پوچھے جا رہے تھے انتظامیہ سے کہ آپ ایک طویل مدت سے PSC کا چیئرمین یا جو سربراہ تھا وہ مقرر نہیں کیا جا سکا ہے۔ تو یہ جو تقرری ہے وہ 1 نومبر 2023 کو سابق چیئرمین ستیش چندر کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نومبر، دسمبر اور جن کا مہینہ اسی طریقے سے نکل گیا، تو اس پر کافی زیادہ سوالات حزب اختلاف کی جانب سے بھی اٹھائے جا رہے تھے کہ آخر پک کیا رہا ہے۔ تو یہ جو AK چودھری صاحب ہیں ان کی تقرری سے پہلے کمیشن میں صرف ایک ممبر تھا، اب جا کر جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کی سیکشن 93 اور SO 3937 ذیلی سیکشن E کے تحت 31 اکتوبر 2019 کو جو اختیارات جموں کشمیر سرکار کو حاصل ہوئے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے باضابطہ طور پر جو مختلف شرائط ہیں جس میں ذیلی شق 1 کا حوالہ دیا گیا ہے، صدر کے ذریعے جو جموں کشمیر کے اندر تبدیلی کے اختیارات ہیں اس کے مطابق 62 سال کی عمر تک AK چودھری جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے، اور جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی جانب سے AK چودھری کو یونین ٹیریٹری کے اندر چونکہ پولیس محکمے تو ذمہ داریاں دے ہی رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ خوشی محسوس کی گئی ہے لیفٹیننٹ گورنر کے مطابق ان کے دفتر سے جو جانکاری ہمیں دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ چیئرمین PSC کے عہدے پر فائز رہیں گے جب تک وہ 62 سال کی عمر یعنی یہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج کا ایک سرکل ہے وہاں تک نہیں پہنچ جاتے، اپ ٹو 62 ایئرز آف ایج۔ AK چودھری اسپیشل ڈائریکٹر جنرل DG کرائم ان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اپ ٹو 62 ایئرز وہ رہیں گے، ان کی تقرری اس تاریخ سے نافذ ہو جائے گی جب وہ عہدہ سنبھالیں گے، جیسے ہی وہ چیئرمین شپ کی ذمہ داری لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ آفیشیل ذمہ داری مانی جائے گی، اور سرکار کے کمشنر سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سنجیو ورما کی طرف سے باضابطہ طور پر ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ تو بالآخر
वो जो एक खाली सीट थी, एक खाली ओहदा था, उसको फिल करने का जो अहद किया गया था सरकार की जानिब से और वादे बार बार किए जा रहे थे। 1991 बैच के IPS ऑफिसर AK चौधरी साहब हैं और तकर्री अब इससे पहले जो अमल में लाई गई थी वो स्पेशल डायरेक्टर जनरल यानी DG ऑफ पुलिस थी। तो अब उनको एक सिविल इदारे के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर करके नई जिम्मेदारियां उनके कंधों पर डाल दी है और इस इदारे के अंदर शफाफियत होना बहुत ज़रूरी है। कई सवालात उठते रहे, जब रिक्रूटमेंट्स की बात हो रही है तो इस इदारे का क्या रोल रहा है, SSB का काम क्या रहा है, ये सारी चीज़ें गिनवा कर तो इस महकमे को भी उसके साथ जोड़कर बहुत सारे सवालात माजी करीब में खड़े किए गए जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस या उसमें मुबैना धांधली के वाक़यात सामने आते रहे। बहरहाल PSC को नया चेयरमैन मिल गया है, AK चौधरी साहब को जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर सरकार ने दी है। ये इस वक्त बड़ी खबर और इसकी ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसकी तस्दीक जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक हुक्मनामा जारी करके कर दी है। अब ज़रा आगे बढ़ेंगे और बात आपको बताएंगे ज़हूर कि जम्मू कश्मीर के मुतालिक कुछ और अहम तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म करने जा रहे हैं और आज ही शुरुआत। बिल्कुल, आज बड़ा दिन जम्मू कश्मीर के लिए क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक नई सौगात जम्मू कश्मीर को आज देने वाले हैं और करीबन 13 प्रोजेक्ट्स का आज संग बुनियाद रखा जाएगा जिनकी तखमीना लागत करीबन 350 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला है वहाँ पे करीबन 13 जदीद तरीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है उनका आज संग बुनियाद रखा जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ये संग बुनियाद रखा जाएगा। सीधा श्रीनगर चलेंगे, कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी हमारे साथ है। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कीजिएगा। 13 नए प्रोजेक्ट्स का आज संग बुनियाद होगा, क्या कुछ मजीद जानकारी है इस हवाले से? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए या उसको फरोग देने के लिए आज का दिन काफी अहमियत का हामिल दिन है और आज ही जो स्टेट ऑफ आर्ट क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स है लगभग 13 के करीब जो CCBs है आज उनका बाकायदा तौर पर संग बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से रखा जाएगा और इस हवाले से जो ये प्रोजेक्ट है, ये 13 ब्लॉक्स को लेकर जो ये प्रोजेक्ट है ये 350 करोड़ रुपए का है, जैसा कि आपने खुद भी बताया है जी। और इस हवाले से जो ये क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज होंगी या जो ये प्रोजेक्ट है इसमें 100 बिस्तरे वाला CCB एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम और GMC जम्मू है, जबकि 50 बेडेड CCB डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कुटवा और सिक्किम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेमिना भी शामिल है। और जो 7 ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हैं ये आयुष्मान भारत के अंडर भी आते हैं जिस पे 207 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो बताया जा रहा है और इस हवाले से जो प्रोजेक्ट 50 बेड वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा, कुपवारा, रियासी, PHC सोनमर्ग और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां, ये आने वाले वक्त में इनका भी इनॉग्रेशन किया जाएगा और इस पे 142 करोड़ रुपए का खर्चा है। कुल मिलाकर 2 फेजेस के अंदर ये बनाए जाएंगे और जो मेन फंक्शन है जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब इसका फाउंडेशन रखेंगे तो इसमें राजकोट जो है वहां पर मेन फंक्शन होगी और बाकी श्रीनगर हो और जितने भी ये हॉस्पिटल्स हो जम्मू से लेकर कश्मीर तक ये फंक्शंस वहाँ कंसर्न हॉस्पिटल जहाँ पर ये फैसिलिटीज इंक्लूड की जाएंगी वहाँ पर अपनी निवेद की ये जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर मीटिंग्स के अंदर या इन तकरीबात के अंदर उस वक्त दस्तयाब रहेंगे जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसका संग बुनियाद रखेंगे। बारामूला मेडिकल कॉलेज के अंदर भी ऐन मुमकिन है कि जो मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन है वो वहां पर दस्तयाब रहेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खुद भी इस मीटिंग के इस प्रोग्राम के पेश नजर शाम 4 बजे के करीब जो होने वाली है 4:45 पर होने वाली है और ये 5:45 पर खत्म होगी, तब तक वो भी इस फंक्शन को या इस तकरीब को अटेंड करेंगे और बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म का जो कुछ भी कहना होगा, जो कुछ भी तकरीर होगी उसको समाअत करेंगे। 4:30 से 5 बजे के दरमियान ये तकरीब है, लेकिन क्रिटिकल केयर का मतलब क्या है? ये जो ऑलरेडी हमारे पास बुनियादी ढांचा है, जो अस्पतालों का एक सिस्टम है, उसी के अंदर ये निज़ाम फिट करने की कोशिश है, नए तरीके से नया ढांचा है जिनका इफ्तिताह होना है या सिर्फ यूनिट्स है विद इन हॉस्पिटल्स?
देखिए, इसमें अलग अलग चीजें हैं। कहीं पर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी शेल्टर आपका अवेलेबल है, वहां पर आपने जो डिजिटल एक्सरेज है या बाकी मशीनें हैं, उसके साथ साथ क्रिटिकल केयर एक्सपर्टीज जो है उनको वहां पर लगाना है। क्रिटिकल केयर में वही सारी चीजें आती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब हम यहाँ की टोपोग्राफी देखते हैं तो यहाँ पर क्रिटिकल केयर की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो एक वोलेटाइल इलाका है और उसके साथ जो यहाँ की एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और उसके साथ साथ एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर मिलिटेंसी भी है और उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें क्रिटिकल केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न सिर्फ उस एतबार से, ट्रॉमेटिक एतबार से, बल्कि दूसरे जो बीमारियां हैं उसमें टैकल करने के लिए हम देखते हैं कि क्रिटिकल केयर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन क्रिटिकल केयर अभी यहाँ पर उतना साउंड नहीं है जितना होना चाहिए, जितनी इसकी डिमांड है। लेकिन आज जो ये कोशिश की जा रही है, जिसमें नई फैसिलिटीज ऐड की जा रही हैं, जहां जहां पर भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर किसी हॉस्पिटल जहां पर ये क्रिटिकल केयर की इंस्टॉलेशन करनी है, पहले वहां के मुंतजमीन से बाकायदा प्रपोजल मांगे गए हैं कि उन्हें चाहिए क्या, और जो उन्हें प्रपोजल दिए हैं उसी अकॉर्डिंग जो है वहां उन हॉस्पिटल के अंदर ये फैसिलिटीज इंस्टॉल की जाएगी। कुल मिलाकर जब ये 7 प्रोजेक्ट जब मुकम्मल हो जाते हैं तो उससे जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर एक बड़ा संगमेल जो है वो कायम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो आज चूंकि वज़ीर-ए-आज़म गुजरात के दौरे पर हैं तो राजकोट में तकरीब होनी है, मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया उनके साथ होंगे। इसके अलावा खबर है कि SP सिंह बघेल उनके साथ होंगे, साथ ही साथ डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये इस इवेंट का हिस्सा होंगे। और जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का हिलाल बता रहे थे, कुल मिलाकर 13 हैं पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर। सरकार इन पर 350 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कुलगाम का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जहां पर 50 बेडों पर मुश्तमिल CCB यानी क्रिटिकल केयर ब्लॉक है, GMC बारामूला, GMC राजौरी, GMC कठुआ और स्किम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिमना श्रीनगर के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स जिनका आज इफ्ताह किया जाएगा। और 7 प्रोजेक्ट जिन पर 207.75 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है, ये आयुष्मान भारत मिशन के तहत PM अभीम जिसको कहा जाता है उसके तहत यूनियन टेरिटरी के अंदर बन रहे। तो 4.5 से तकरीबन 5.5 के दरमियान तकरीब होगी। राजकोट से ये सारा क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स जिनका इफ्ताह होगा, ICUs, एक्सरेज, USG फैसिलिटीज, लेबॉर्ट्रीज, जदीद किस्म के आलात या टेक्नोलॉजी का सहारा जो अस्पतालों में लिया जाना था, तो तजवीज़ पहले से तैयार थी। वो जो प्रपोजल सरकार के पास गए थे, मरकजी वजारत सेहत ने उनको हरी झंडी दिखाई, वज़ीर-ए-आज़म के हाथों आज इफ्तिताह होगा। और जो हिलाल बता रहे थे कि GMC बारामूला में आज इवेंट है, वहां पर मोहम्मद अकबर लोन जो रुकन पार्लियामेंट है, सफीना बेग DDC चेयरपर्सन, मिंगा शेरपा डिप्टी कमिश्नर और बाकी ऑफिशियल जिला इंतजामिया के और GMC बारामूला के शामिल हो सकते हैं। तो इस तकरीब पर आगे चलकर हमारी नजर रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरें कुछ और भी, आप हमारे साथ रहेंगे, फौरन हाजिर होंगे।